हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय ओम्स लॉ की ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हम लोगों को क्या सिखाता है और कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओम्स लॉ में होते हैं। मेरा मानना है आप सभी स्टूडेंट्स को ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आता होगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। आता हुआ टॉपिक भी बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में गलत कराते हैं। आपको नहीं पता होता है कि हमें ओम्स लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आपको ओम्स लॉ बहुत डीप तरह से बताऊंगा और आपको ये मैं समझाऊंगा कि ओम्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होता है। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा आपको, बाकायदा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ जैसे आपने एनसीईआरटी किताबों में अपनी और साइड बुक्स में पढ़ा होगा कि हम जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। और ये स्टेटमेंट अगर मैं आपको बता दूं ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल नहीं बढ़ता है। तो इसका जो ओम्स लॉ का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहने का मतलब ये है कि ओम्स लॉ तभी बच्चों वैलिड होगा जब टेम्परेचर और डायमेंशंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहली बात आप ओम्स लॉ में सीख लीजिए कि ओम्स लॉ बेटा तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और डायमेंशंस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सर्किट में, जब हम किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ना कि जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। नहीं, करंट को बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो करंट जनरेट होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो जो करंट जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है वो जनरेटेड करंट आती है। वेरी इंपॉर्टेंट से कहने का मतलब ये है बेटा कि जब हम लोग कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो हमें करंट मिलता है वो इसमें जनरेटेड करंट होता है। और अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है कि अगर हम लोग करंट को बढ़ाएंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब हम लोग अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें जनरेटेड चीज मिलेगी। अब आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो जनरेटेड करंट होगा। तो यहां से जो स्टेटमेंट आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटता है तो V बराबर क्या आता है, RI आता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे अपने फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ओम्स लॉ में क्या क्या लिखना है। जब भी आप स्टेटमेंट इसकी शुरुआत करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वर्ड जरूर लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस। अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा है तो आपका ओम्स लॉ गलत माना जाएगा, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और डायमेंशन पर वैलिड करता है। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो हमें जनरेटेड करंट मिलता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जब हम करंट को अप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता हुआ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है तब जाके हमें करंट मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब जाके हमें करंट मिलेगा, ना कि हम करंट को अप्लाई करेंगे तब जाके हमें पोटेंशियल मिलेगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर हमें जनरेटेड करंट मिलता है। तो जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस the voltage across its end of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. तो potential difference applied is directly proportional to the current generated. तो V proportional to I, V बराबर होता है RI, जहां पर स्टूडेंट्स जो R होता है वो होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको समझाया है कि जो R है वो रेजिस्टेंस होता है। तो चाहे हम पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाएं, चाहे हम करंट को कितना भी बढ़ाएं, इट मींस वी कैन से दैट इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एंड करंट देन द रिजल्ट इज दैट देयर विल बी नो इफेक्ट इन द रेजिस्टेंस। कि अगर हम लोग पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दें, करंट को कितना भी बढ़ा दें, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वोल्टेज को स्टूडेंट्स कितना भी चेंज करें, हम लोग करंट को कितना भी चेंज करें, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर और करंट के ऊपर। मतलब अगर हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ाएं, हम करंट को कितना भी बढ़ाएं, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि
ऐसा कौन से सब्सटेंस है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस लिखेंगे। आप ये बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको ये बात जरूर लिखनी है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन। अब स्टूडेंट्स आपसे क्या गलती होती है हम आपको ये बताते हैं। जैसे V बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, RI होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम यहां से स्टूडेंट्स R की वैल्यू निकाले तो बेटा V/I होगी, बिल्कुल सही बात है, बेसिक मैथ है। अगर हम लोग बेटा 1/R की वैल्यू निकालेंगे तो ये I/V हो जाएगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है VI ग्राफ, सही है ना, और एक आता है प्यारे बच्चों IV ग्राफ। हम इसमें आपको ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, और ये ओम्स लॉ और ये ग्राफ आपके एग्जामिनेशन में 100% आते हैं। यहां से मैं आपका 1 नंबर पक्का करवाऊंगा। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें कि हम VI ग्राफ को बनाएंगे, ठीक, तो यहां से जब ये VI ग्राफ है मतलब पोटेंशियल करंट ग्राफ, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो ये जो V है ये वाई एक्सिस पे होगी, और जो I है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। मतलब जो करंट है वो एक्स एक्सिस पे होगा, जो पोटेंशियल है वो कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अब आप यहां से V बराबर RI पर देखें, अगर हम लोग करंट की वैल्यू को 0 रखें तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो ग्राफ है वो लीनियर आने वाला है, तो वो 0 से शुरू होगा, मतलब ओरिजिन से शुरू होगा। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है ना, देखो खुद ही देखो, अगर करंट 0 होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा तो करंट 0 होगा। मतलब जो ग्राफ है वो लीनियर आएगा और वो ओरिजिन से शुरू होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग एक स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप का स्टूडेंट्स मतलब होता है, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं, स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों क्या है, V है, ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, I है। तो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। अब मेरे पास V/I आया, V/I जरा देख लो मैंने क्या निकाला है, R। तो मतलब जो VI ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप की वैल्यू होती है वो हमेशा आपको क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। अब मैं आपके सामने IV ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना, वो X और Y। तो यहां पर हम क्या करेंगे, I को लेंगे Y एक्सिस पे और V को लेंगे बेटा X एक्सिस पे, ठीक। जाहिर सी बात है अगर हम लोग करंट को 0 करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर भी जो हमारा ग्राफ है वो लीनियर होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब यहां पर अगर हम लोग स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब Y/X। मतलब यहां पर बच्चों क्या होता है, I/V होता है, और I/V की वैल्यू क्या होती है, 1/R होती है। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसमें अगर आप VI ग्राफ बनाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है, और अगर आप RI ग्राफ, अगर आप IV ग्राफ बनाएंगे तो आपको 1/R मिलता है। मतलब इस केस में अगर आप क्या करेंगे, स्लोप ज्यादा रखेंगे। अगर आप इस केस में, बेटा ध्यान रखना, इस केस में देखो, अगर आप स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी तो खुद ब खुद आप देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्लोप की वैल्यू 1/R आ रही है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाए तो आप ये देखेंगे कि अगर VI ग्राफ है तो जितना स्लोप है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है। और अगर यहां पर अगर VIV ग्राफ आ जाए तो अगर कभी 2 या 3 आपके सामने ABC पॉइंट दे रखे हो तो आप ये बता सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा IV ग्राफ में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आ रहा है निकल कर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, स्टूडेंट्स यहां पर गलती ये करते हैं भाई, वो ये समझते हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो जितना ज्यादा स्लोप होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो वो दोनों बॉक्सेस में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को टिक करके आते हैं। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि IV ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट में ये होता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे करंट उतना ज्यादा जनरेट होगा। हमें करंट को जनरेट करना है, बनी बनाई चीज हम लोगों को नहीं मिल जाती। और ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल गलत है कि करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। नहीं, जब हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तब जाके हमें करंट मिलेगा। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है। तो ये मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बताए, खास तौर से इसमें स्लोप और जो रेजिस्टेंस है वो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ का जो केस है वो थोड़ा सा उल्टा है कि स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके PYQs में मिलने को आ जाते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल सिस्टमैटिक मार्क्स चाहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन हमारी लिखकर आए और प्रॉपर तरीके से अगर आपसे ओम्स लॉ पूछा गया तो आप अगर ये भी बता देंगे तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओम्स लॉ पर थी। आई होप आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया होगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने मेरे वीडियोस क्या सीखा। और इसी के साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको बता दूं, इसी से ही 2 टॉपिक निकल कर आते हैं। एक होता है
ओमिक डिवाइसेस, एक होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जनरेटेड करंट। नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उनका एक सबसे बढ़िया काउंटर एग्जांपल होता है पीएन जंक्शन डायोड। उनका कुछ स्टूडेंट ग्राफ कुछ इस प्रकार से करके आता है, ऐसे, ठीक है, उनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है। तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेस सबसे काउंटर एग्जांपल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वोल्टामीटर है, ये सब नॉन ओमिक डिवाइस है। तो इसी से ही ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस आते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को करेक्टली फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनका सबसे काउंटर एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड्स हो गया, वोल्टामीटर हो गया, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स हो गए। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि इसमें V इज इक्वल टू RI कंडीशन फॉलो नहीं होती। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत है, टेक केयर एंड बाय।